تو शुरुआत रूस की खबर से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 92 रोज गुजर चुकी हैं। 92 रोज गुजर चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ रूस के हमलों में शिद्दत आ रही है। रूसी अफवाज नई मंसूबाबंदी के साथ यूक्रेन के इलाकों पर मरहलेवार हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि रूसी अफवाज मशरकी डोनबास के इलाके में 2 अहम कस्बों को घेरे में लेने के करीब हैं। मुसलसल मोर्टार बमबारी से मकानात तबाह हो रहे हैं और आम शहरी हलाक हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि रूसी अफवाज ने डोनबास के 40 से ज्यादा कस्बों पर गोलाबारी की और शहरियों के फरार होने का आखिरी रास्ता भी बंद करने की धमकी दी है। इलाकाई गवर्नर ने कहा कि तकरीबन 150 अफराद को लेसिचास्क कस्बे में इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया है और पुलिस मजीद लाशें इकट्ठी कर रही है। टास न्यूज एजेंसी के मुताबिक लुहांस्क के एक अहलकार ने कहा है कि रूस की हिमायत याफ्ता लुहांस्क और डोनेस्क अवामी जमहूरिया में तकरीबन 8000 यूक्रेनी जंगी कैदी हैं और इधर अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी जंगी जराइम के शवाहिद मुसलसल बढ़ रहे हैं। नेटो के साबिक जनरल ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए 9 माह का वक्त मुतय्यन किया है। रूस में जंगी जराइम के दूसरे मुकदमे में 2 रूसी फौजियों को अदालत में पेश किया गया। इन दोनों रूसी फौजियों पर मुतअद्दिद रॉकेट लॉन्चर के साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोलाबारी करने का इल्जाम है। दोनों फौजियों ने कोटेल्स्की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाली समाअत में एतराफ जुर्म किया। दोनों फौजियों को 12 साल तक कैद की सजा हो सकती है। मुकदमे की समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ल्यूटियन पार्लियामेंट से खिताब किया और रूस के हमले के बाद यूक्रेन की मदद करने में ल्यूटिया का शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके मुल्क को कुछ मुक़्तदर हलकों की तरफ से खातिर ख्वाह हिमायत नहीं मिल रही है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों पर इसरार किया। रूस में वो खुलेआम कहते हैं कि सिर्फ यूक्रेन ही काफी नहीं होगा, उन्हें पोलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक की भी जरूरत है। इसलिए हमें अपने बर्रे आज़म की बुनियादी अक़दार का मुकम्मल एहतराम बहाल करना चाहिए। हमें लड़ना चाहिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और हर सतह पर उसूल के लिए, क्योंकि हर कदम अहमियत रखती है। रूस पर यूक्रेन के खिलाफ दहशतगर्दी की वजह से मजीद सख्त पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। और इसी बीच रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को वीडियो लिंक के जरिए यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा कि रूस खुद को तरक्की याफ्ता ममालिक की आला टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर रहा है और रूस को दबाना नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग पाबंदियों के जरिए रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, высоких технологий, преимущества в развитых экономиках. Само собой разумеется. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет. अगली खबर, इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को चैलेंज किया है और उन्होंने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि तमाम रुकावटों को पार करके पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि इंतखाबात के ऐलान तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। इमरान खान ने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने और असेंबलियां तहलील करने के लिए 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, वरना एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। इमरान खान ने खत्म किया आजादी मार्च।
6 روز میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا دیا الٹیمیٹم۔ شہباز شریف نے عمران خان پر سادھا نشانہ۔ الیکشن کب کرانا ہے، ایوان کرے گا فیصلہ۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں طلب کی گئی فوج۔ کہاں گئے 20 لاکھ لوگ؟ لوگوں نے عمران خان کا نہیں دیا ساتھ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پاکستان کو 6 روز میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ عمران خان کی زیر قیادت گزشتہ روز صوابی سے شروع ہونے والا حقیقی آزادی لانگ مارچ اسلام آباد میں ڈی چوک کے قریب پہنچا، جہاں جناح ایونیو پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت کو پیغام ہے کہ 6 روز میں انتخابات کا اعلان کریں۔ اگر دی گئی مہلت میں فیصلہ نہ کیا تو ساری قوم کو لے کر واپس اسلام آباد آؤں گا۔ آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں، جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں۔ اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا۔ کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ میری قوم ان سارے خوف سے آزاد ہو چکی ہے۔ جب تک قوم خوف سے آزاد نہ ہو تب تک اس سے آسانی سے غلامی کروائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ الیکشن کب کرانا ہے یہ فیصلہ ایوان کرے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے متعلق عمران خان کو ڈکٹیشن دینے کا کوئی حق نہیں، وہ ڈکٹیشن صرف گھر میں دیں۔ امریکہ آپ کی مدد نہ کرے، ہمیں خوف یہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ، بھیک نہ مانگی، قرضے نہ لیے تو ملک نہیں چلے گا۔ میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میری قوم اپنے خوف کے اوپر قابو پا گئی ہے اور صحیح طرح آزاد ہو گئی ہے۔ اور جس طرح جتھے یہاں پر اسلام آباد لائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا، پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا۔ حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کا آزادی مارچ کا آغاز ہوتے ہی پنجاب میں سیاسی صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور صوبے بھر کے شہروں میں پی ٹی آئی کے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے اسلام آباد جانے والے ریاستوں کو روکنے والے شپنگ کنٹینرز ہٹانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد جانے کی کوشش کرنے والے پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان گھمسان ہوا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی، جبکہ کارکنان نے پولیس پر پتھر برسائے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد کی متعدد سڑکیں کنٹینرز لگا کر اور رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی گئی تھیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ بنگلہ دیش میں مقیم لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کو اس وقت سخت مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اسی ضمن میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی نے روہنگیا پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں مقامی میزبان برادریوں کی مستقل اور متوقع حمایت کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ حالات کی اجازت ملنے پر پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی کی امیدوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گرانڈی اس وقت بنگلہ دیش کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی بنگلہ دیش کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔
इस दौरान इन्होंने बांग्लादेश के एक दूर उफ्तादा और सैलाब ज़दा जजीरे पर मुंतकिल होने वाले रोहिंग्या पनाह गजीनों से मुलाकात की। इन्होंने रोहिंग्या पनाह गजीनों की मदद को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। बांग्लादेश की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक मुआहदे की रूह से तकरीबन 28,000 रोहिंग्या पनाह गजीनों को भाषण 4 में मुंतकिल किया है। बांग्लादेश का मकसद तकरीबन 1 लाख रोहिंग्या पनाह गजीनों को पहले से गैर आबाद भाषण 4 में मुंतकिल करना है, ताकि कॉक्स बाजार के करीब पनाह गजीन कैंपों के वसी नेटवर्क में भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। मैं यहाँ बैनुल अक़वामी बरादरी को याद दिलाने के लिए आया हूँ कि सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, एक और नया बहरान है जिसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश 5 साल से उठा रहा है और इस हिमायत में कोई कमी नहीं आ सकती। मैं तमाम डोनर पार्टनर्स, तरक्याती इदारों, मालियाती इदारों, बल्कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक पर दबाव डालूंगा कि वो बांग्लादेश की हुकूमत की मदद जारी रखे, जो रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की मेजबानी की कोशिश में लगा हुआ है। फिलिपो ग्रैंडी ने जजीरे पर मजबूत हुकूमती क़यादत, बेहतर तालीम, स्किल बिल्डिंग और जरिए माश के इक़दामात पर जोर दिया। ये एक बहुत ही अलग थलग जगह भाषण 4 है। इसे काबिल अमल बनाने के लिए आपको इस तन्हाई को कम करना होगा। हुकूमत इससे इत्तफाक करती है दोनों खिदमात को बेहतर बनाने के लिए जो इसे सरजमीन से जोड़ती है। मिसाल के तौर पर जजीरे पर बिजली की फराहमी ज्यादा बाकायदगी से पहुँचना। फिलहाल ये अभी तक काफी है। यकीनन ये एक आर्जी हल है जो वापसी का इंतजार कर रहा है। हाई कमिश्नर ने पनाह गजीनों के कैंपों का दौरा करते हुए आला सरकारी हुकाम, UNHCR के अतिया दहिंदगान और इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले अफराद से भी मुलाकात की। कैंपों में तालीमी सहूलियात मौजूद होंगी क्योंकि बच्चों को तालीम देना यकीनन उनका हक है, ख्वाह उनके हालात कुछ भी हों। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि बच्चों और नौजवान पनाह गजीनों को वो तालीम और हुनर फराहम किया जाए जो वो अपने मुल्कों में ले सकें। हम नहीं चाहते कि ये लोग इन महारतों के बगैर वापस जाएं क्योंकि बसूरत दीगर उनकी वापसी पायदार नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और कल मैंने इस अहम जगह के लिए वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने मुहाजिरीन के लिए खोल दिया है। बांग्लादेश करीब 10 लाख रोहिंग्या पनाह गजीनों की मेजबानी करता है। इन अफराद में से ज्यादातर लोग म्यांमार से होने वाले नस्ली हमलों से अपनी जानें बचाने के बाद सन 1917 में यहाँ आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार की फौज के इन हमलों को नस्ल कशी की एक वाज़ेह मिसाल करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या पनाह गजीनों के लिए मुस्तकिल हिमायत की अपील की, जबकि पनाह गजीनों की रज़ाकाराना वापसी की उम्मीदों को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक तरफ जबकि आलमी नक़ल मकानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, UNHCR और उसके शराकतदार इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं कि रोहिंग्या की सूरत हाल को ज़रूरी मदद मिलती रहे। दुनिया ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी बरादरी की हिमायत से रोहिंग्या पनाह गजीनों की फराग दिली से मेज़बानी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से ने अपने मुल्क के बदतरीन माशी बहरान से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद की दरख्वास्त की है। श्रीलंका के अवाम खुराक और ईंधन की किल्लत और बिजली की बंदिश का शिकार है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वर्चुअल खिताब करते हुए राजापाक्से ने कहा कि जरूरी अद्वियात, खुराक और ईंधन की दरामद के लिए फौरी मदद की जरूरत है। फिलहाल मुल्क के पास दरामदी जरूरियात खरीदने और कर्ज अदा करने के लिए माली वसाइल की बेहद कमी है। ख्याल रहे कि श्रीलंका में आए माशी बहरान ने सियासी इंतशार को हवा दी है। मुजाहिरीन राजापाक्से के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। The last several months have been extremely difficult for Sri Lanka. श्रीलंका के लिए गुज़िश्ता कई माह इंतहाई मुश्किल रहे हैं। हम इस वक्त एक शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं जिसने तमाम लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाला है, जिसके नतीजे में समाजी बेचैनी पैदा हुई है। सयाहत की सनात का बंद होना और गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना और दीगर वजूहात की वजह से श्रीलंका में महंगाई की वजह से शदीद मुआशी बहरान आया। हमें फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी बरादरी में अपने दोस्तों से मदद की जरूरत है ताकि अद्वियात, खुराक की फराहमी और ईंधन की दरामद के हवाले से हमारी जरूरियात पूरी हों।
obligations to cause a severe financial crisis. मशरक़ी कॉन्गो डेमोक्रेटिक जमहूरिया में जारी लड़ाई से अब तक हजारों शहरी फरार हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के मसल्ह अफवाज और एक बागी ग्रुप के दरमियान जारी झड़पों से कॉन्गो में हालिया दिनों में इंसानी सूरत हाल अबतर हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के राब्ते दफ्तर ने इत्तला दी है कि सूबाई दारकूमत गोमा शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर क्यूबुम्बा के इलाके में शुरू होने वाली झड़पों के बाद 10,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। बेघर होने वालों ने गोमा के करीब स्कूलों और गिरजाघरों में पनाह ले रखी है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल के अस्पताल में आग लगने से 11 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। सेनेगाल के सदर ने मरने वाले बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी और दुख का इजहार किया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक वाकया तिफवान शहर में पेश आया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शहर के मेयर ने मीडिया को बताया कि 3 बच्चों को बचा लिया गया है। वजीर सेहत अब्दुल्लाह दियाफ सार, जो आलमी इदारा सेहत के हुकाम से मुलाकात के लिए जेनेवा में हैं, उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द ही वापस सेनेगाल पहुंच रहे हैं। इनके मुताबिक ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात और तकलीफ की सूरत हाल है। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। पेरू के जनूब में ताकतवर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी मरकज बराए अर्जियाती तहकीक के मुताबिक इस जलजले का मरकज जनूब में वाक़ आजान गारू से 13 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में वाक़ था। यह जलजला ज़ेरे ज़मीं की 217 किलोमीटर गहराई में आया है, जिससे फिलवक्त किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दौरे चीन के दरमियान उइग़ुर मुसलमानों के साथ चीनी हुकूमत के ज़ालिमाना सलूक की खुफिया फाइलें लीक हुई हैं, जिसके बाद दुनिया भर में चीन के इक़दाम पर सख्त नुक्ताचीनी की जा रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने मुल्क के रिकॉर्ड का दिफा किया है। अपने एक बयान में शी जिनपिंग ने कहा कि उन ममालिक पर तनकीद की जाए जो इंसानी हुकूक पर दूसरों को लेक्चर देते हैं। देखिए रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दौरे चीन के दरमियान उइग़ुर मुसलमानों के साथ चीनी हुकूमत के नारवा सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक खुफिया फाइलें अफशा होने पर चीन तनकीदों की जद में है। ये पहला मौका है जब उइग़ुर कैंपों के अंदर से तस्वीरी मवाद आवाम के सामने आए हैं। लीक हुई फाइलों में तस्वीर और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि मकामी पुलिस उइग़ुर मुसलमानों के साथ कैसे जालिमाना तरीके इस्तेमाल करती है। लीक हुई तस्वीर में दिखाया गया है कि चीनी पुलिस एहलकार किस तरह हिरासती कैंपों में कैदियों की पिटाई डंडों और लोहे की जंजीरों से कर रहे हैं। दस्तावेजात से पता चलता है कि सिंकियांग पुलिस को किस तरह उइग़ुर कैदियों को गोली मारने के अहकामात दिए गए थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने नए हिरासती कैंपों का मुतालबा किया था क्योंकि पुराने कैंपों में भीड़ हो रही थी। चीन पर यह इल्जाम है कि उसने सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों की ज़हनी तत्हीर के लिए हिरासती मराकज़ कायम कर रखे हैं, जहां पर उइग़ुर मुसलमानों को सकाफत और मजहब से दूरी इख्तियार करने की तरबियत फराहम की जाती है। इन हिरासती मराकज़ में 10 लाख से ज्यादा अफराद को मॉडर्न चीनी जबान सिखाने की तरबियत दी जा रही है। इसके मुताबिक इन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वाबस्तगी और सेकुलर सोच को अपनाने की तरबियत दी जा रही है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इन अफशा शुदा फाइलों को मुस्तरद करते हुए इन्हें चीन मुखालिफ मवाद करार दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इन्हें चीन मुखालिफ मीडिया की जानिब से झूठ और अफवाहें फैलाने का सिलसिला करार दिया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने मुल्क के रिकॉर्ड का दिफा करते हुए कहा कि हर मुल्क को अपने मखसूस हालात की बुनियाद पर अपना रास्ता तलाश करने की इजाज़त होनी चाहिए और उन ममालिक पर तनकीद की जाए जो इंसानी हुकूक पर दूसरों को लेक्चर देते हैं और इस मामले पर सियासत करते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान
नेड प्राइस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन फाइलों के हवाले से कहा कि इन फाइलों में मौजूद मवाद खौफजदा करता है और तस्वीर निहायत नामवाफिक सूरत हाल की अक्कास हैं। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट 6 रोज़ा दौरे के लिए चीन में हैं। सन 2005 के बाद इस तरह का दौरा करने वाली वो इस दफ्तर की पहली सरबराह हैं। वो आज शुमाल मगरबी चीन की सिंकियांग इलाके का दौरा कर रही हैं। इंसानी हुकूक पर निगाह रखने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर ने इन खुफिया फाइलों को दुरुस्त करार दिया। इनका कहना है कि इन फाइलों में मौजूद मवाद उन हक़ाइक़ के बहुत करीब हैं और पहले से मौजूद शवाहिद को दुरुस्त साबित करते हैं। इन्होंने यगोर कम्युनिटी के खिलाफ चीनी इक़दामात को इंसानियत के खिलाफ जराइम में शुमार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अगली खबर, AMU अलुमनाई एसोसिएशन कतर की जानिब से बैन मज़ाहिब मुकालमे की अहमियत पर मुबाहसे का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम से मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां, सहाफ़ी और दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन और मेहमान खुसूसी अतालवी स्कॉलर डॉक्टर सबरीना ली ने खास तौर पर खिताब किया। तक़रीब की निज़ामत डॉक्टर नदीम ज़फ़र जिलानी, सदर AMU अलुमनाई एसोसिएशन कतर ने की। डॉक्टर नदीम जिलानी ने अपने इब्तदाई कलिमात में दुनिया भर में बढ़ती हुई मजहबी अदम बर्दाश्त और नफरत से निमटने के लिए मौजूदा मंजरनामे में बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने कहा कि किसी भी अकीदे का सच्चा मजहबी शख्स दूसरे इंसानों के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। ये सियासतदान हैं जो सियासी फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। इजलास के इख्तिताम पर सामईन के साथ एक शानदार सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। आखिर में डॉक्टर नदीम जिलानी ने मेहमानों, सामईन और मुतअल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। और इसी के साथ आलमी मंजर में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विसाल आजम को दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।